गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बेटा हम देख रहे थे, और पहला इफेक्ट जिसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट कहा था उसे हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज बात करेंगे सेकंड इफेक्ट की, दैट इज नोन एज रेजोनेंस। और रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत हमने केमिकल बॉन्डिंग में इसे देखा था, अगर आपको याद हो तो। हाँ जी, वहां पे जस्ट इंट्रोडक्शन आया था। और रेजोनेंस के लिए हमने आपसे कहा था कि कई हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक लेविस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करना इजी नहीं होता या पॉसिबल ही नहीं होता, ये कहें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो व्हेन अ मॉलिक्यूल और आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर्स, but none of them can explain all properties of that molecule or ion, then the structures are known as resonating structure और canonical forms हमने कहा था उसे। और ये जो फिनोमेना है ये आपका कहलाता है रेजोनेंस। फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इसे हम जगह जगह यूज करेंगे। तो सबसे पहले चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। When a molecule और आयन दोनों ही हो सकते बेटा, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर्स, बट नन ऑफ देम, हाँ अकेले बिल्कुल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, दोनों को साथ लेना पड़ेगा। नन ऑफ देम कैन एक्सप्लेन all properties of that molecule or ion। ठीक है, then structures are known as resonating structures। फाइन, हाँ, कैनोनिकल फॉर्म भी कहा जाता है, आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लीजिए कैनोनिकल फॉर्म, क्योंकि ये टर्म आएंगे आगे तो आपको ये पता रहना चाहिए। अब बेटा इन सब को मिला के, मान लीजिए 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं या 4 बन रहे हैं, जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं उन सबको मिला के कॉमन स्ट्रक्चर बनाया जाता है। सबको मिला के एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे आप कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। बिल्कुल, रेजोनेंस हाइब्रिड। और हमने आपको बताया था कि यही रियल है, बाकी सब तो आंखों का धोखा है। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड इसे आप क्या कहेंगे, कॉमन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। बिल्कुल, और यही प्रैक्टिस करनी है कि ये बनेगा कैसे, कितने आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया, कब रेजोनेंस होगा कब नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड ही आपका रियल है, बाकी सब तो हाइपोथेटिकल है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपके बनेंगे वो हाइपोथेटिकल होंगे, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब इसका हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं, और वो एग्जाम्पल हमने देखा था रेजोनेंस इन बेंजीन। रेजोनेंस इन बेंजीन, इसके बाद आपको बताएंगे कि कब जाके ये रेजोनेंस होगा या कंडीशंस क्या हैं। बट पहले एक बार फिर से उसको रिकॉल करते हैं जो हमने बेंजीन में देखा था। जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया था, जिसमें हमारे पास ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड थे। फाइन, इसे हमने कहा था RS1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1। लेकिन साथ में हमने आपसे कहा था कि भाई इसमें क्या होता है,
शिफ्टिंग होती है पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड, हाँ, डीलोकलाइज टर्म यूज किया था हमने, इस तरह से इधर मूव कर जाते हैं। तो इनके पाई बॉन्ड के मूव करने से एक स्ट्रक्चर आपका और बनता है जिसमें आपके पाई बॉन्ड की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, और इसे हमने कहा था RS2। RS2 फाइन। तो ये हमारे हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS1 RS2, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहां पर अगर आप दोनों को देखें तो दोनों बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं। हाँ भाई, जितने पाई बॉन्ड उधर हैं उतने पाई बॉन्ड उधर है। थोड़ा सा आप अगर इसे रोटेट कर देंगे 60 डिग्री के साथ तो एग्जैक्टली सेम दिखने लगेंगे, ठीक है। बट हाँ, इन्हें सेम नहीं कहते, इन्हें क्या कहते हैं, ये आपके इक्वलेंट है, इक्वलेंट टर्म यूज होगा, अभी आगे इसकी बात करेंगे। हाँ नहीं, आइसोमर्स वाली चीज पे अभी मत जाइए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। आइसोमर्स की बात आगे करेंगे आइसोमर्स में, बट तो वो उस पर कंफ्यूज मत होइए अभी। हाँ, क्योंकि अभी वो डेफिनेशन ही नहीं पता है तो फिर वो गड़बड़ाई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने आपसे कहा कि ये दोनों आइडेंटिकल है। अब इन दोनों को मिला के, हाँ, दोनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा जरा देखते हैं। इस पे आपने कहा था कि सर अगर हम यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन दिखाएं, क्योंकि हमारा जो बॉन्ड है वो पूरे टाइम तो एक जगह पे है नहीं, है ना। बिल्कुल। तो ये हमारे पास जो बना कॉमन स्ट्रक्चर, ये आपका क्या हो गया, कॉमन स्ट्रक्चर। ये कॉमन स्ट्रक्चर आपका कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, RH कह लेते हैं शॉर्ट में, रेजोनेंस हाइब्रिड नाम लिख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो रियल कौन, रियल ये बेटा, बाकी सब डायग्राम बने होंगे, लेकिन ये है कि वो उसका एक ही पोर्शन है, वो सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाएगा। सारी प्रॉपर्टीज में मतलब क्या था, यहां पर हमने आपसे कहा था कि भाई जहां डबल बॉन्ड है, आपको पता है कि डबल बॉन्ड जो है उसकी जो लेंथ होती है C डबल बॉन्ड C की, वो, हाँ एक मिनट होल्ड कीजिए, ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड से, C सिंगल बॉन्ड C इससे छोटा होगा। डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, ओके। इसका मतलब इसका शेप सिमेट्रिक नहीं हो सकता। यहां पे भी आप देखिए 3 डबल बॉन्ड जो है वो छोटे हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। बट रियलिटी में जब इसको एनालाइज किया गया एक्सपेरिमेंटली, सारी चीजें जब देखी गई, तो पता चला कि भाई सारी की सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो एग्जैक्टली सेम आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबके बीच बॉन्ड लेंथ बराबर है, यानी सबके बीच एक सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो चीज है इसको आपने डॉटेड लाइन से देखा। अब आपको देखिए बिल्कुल सिमेट्री दिख रही है, ये रेड कलर से अगर आप देखेंगे तो ये आपको सब कुछ सिमेट्रिक कर दिया। ऑल्दो ना तो ये डबल बॉन्ड है और ना ये सिंगल बॉन्ड है, ये उनके बीच की कोई चीज है, यही आपका कहलाता है रेजोनेंस, ठीक है। अब ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है ये सारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर। ये बात हमने पहले भी कही थी, एक बार फिर से की। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये हो रहा है तो ये कब होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा रेजोनेंस होगा तो कब होगा, ठीक। बिल्कुल। तो लिखिएगा कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, हेडिंग डाल लीजिए कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि आपका जो मॉलिक्यूल या आयन जो भी है वो प्लेनर होना चाहिए। हाँ, प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनर क्यों होना चाहिए, प्लेनर होने से जो उसके अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, अभी आगे इसकी बात करेंगे,
ये पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल जो है वो आपका प्लेनर होना चाहिए और अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल पैरेलल होनी चाहिए, तभी तो उनके बीच ओवरलैपिंग होगी। अब अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल की बात क्यों आई? हाँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा सी इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये पॉइंट लिखिएगा, पहले ये वाला पॉइंट लिख लीजिए। मॉलिक्यूल should be planar so that unhybrid p orbitals should be पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट बना। क्वेश्चन ये आया कि सर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल की बात क्यों हो रही है? तो देखिएगा, जब हमने बात की आपसे रेजोनेंस की, तो हमने आपसे कहा कि रेजोनेंस में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और पाई बॉन्ड हमेशा किससे बनेगा? अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल से। केमिकल बॉन्डिंग में ये चीजें हमने देखी थी। क्लियर है? तो अगर हम अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल की बात करें तो ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल आपको मिलेगा कहां? ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल आपको मिलेगा कहां? देखिए, आपके पास कार्बन की अगर आप बात करें तो sp3 कार्बन हो सकता है, sp2 कार्बन हो सकता है और sp कार्बन हो सकता है। फाइन, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं हम। अगर आप sp3 की बात कर रहे हैं तो sp3 में आपके पास कितने ऑर्बिटल हैं? एक s और 3p, टोटल 4 ऑर्बिटल, और 4 के 4 हाइब्रिड हैं। sp3 का मतलब ही यही है, s और p के तीनों ऑर्बिटल कंबाइन करके उन्होंने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। तो अनहाइब्रिड कितने हो गए? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पे 0 हो गया। इसका मतलब अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपका ये पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर है? sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। अरे टोटल तो 4 होंगे ना, एक s और 3p। ठीक है, sp2 का मतलब क्या हो गया? एक s और 2p कंबाइन करके एक p रह गया, तो 1 अनहाइब्रिड हो गया। ठीक है, sp में क्या हो गया? एक s और ap कंबाइन होके हाइब्रिड बनाए तो 2 हाइब्रिड हो गए और 2 अनहाइब्रिड हो गए। समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास sp2 कार्बन या sp कार्बन अगर होगा तब तो आपके पास पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड तो अनहाइब्रिड से ही बन रहा है ना, sp3 में तो होगा ही नहीं पाई बॉन्ड। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा। सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 3 कार्बन continuously, at least 3 कार्बन continuously should be having unhybrid p ऑर्बिटल। ठीक है? हाँ, आप कह सकते हैं sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका होना चाहिए। एटलीस्ट 3, कम से कम 3। अब जरा इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कार्बन की एक लंबी सी चेन चल रही है। अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो सकता है, वो हमें निकालना आता है, बट अभी हमने क्या माना? मान लीजिए ये हमारे पास अनहाइब्रिड है। ध्यान रखिएगा, मैं बाकी हाइब्रिड वाले नहीं दिखा रहा हूं, वो सब बने होंगे कहीं।
ये अनहाइब्रिड, कम से कम 3 चाहिए हमें, एटलीस्ट 3 अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। फाइन। अगर ऐसा होगा तो आपका ये पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके अलावा ये भी तो पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। हाँ, जब ये वाली चीज होगी, इधर जाऊं या उधर जाऊं, या पार्टिसिपेशन आप कह सकते हैं बढ़ेगा, तीनों का पार्टिसिपेशन हो जाएगा पाई बॉन्ड बनाने में, इसी को आप कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो 2 पॉइंट समझ में आए। पहला पॉइंट हमने आपसे कहा कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए और अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल पैरेलल हो जाएं, इसलिए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमने आपसे कहा कि कम से कम 3 कार्बन के पास, एटलीस्ट 3 कार्बन के पास अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी वो पाई बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा। क्लियर है? ओके, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। थर्ड पॉइंट है कि जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनमें जो एनर्जी है, मतलब हर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है ना, हाँ, हर मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, वो एनर्जी उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करेगी। तो आप कह सकते हैं कि दोनों को 2 या 3 जितने भी आपके स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी आसपास होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो स्टेबिलिटी में। तो जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनकी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, बहुत क्लोज होनी चाहिए, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसको आप लिखेंगे एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू resonating structures, two resonating structures should be less। तो कई बार ऐसा होगा कि आप कहेंगे कि सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हमने मतलब स्ट्रक्चर देख के बन जाता है, लेकिन वो कई बार एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उनके बीच एनर्जी गैप जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, या इसी को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी शुड बी ऑलमोस्ट सेम। थोड़ा बहुत तो फर्क होगा, थोड़ा बहुत तो फर्क होगा ही बेटा। स्टेबिलिटी शुड बी ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, हाँ, अगर इक्वलेंट आ गया ना, इक्वलेंट आ गए, जैसे अभी आपको दिखाया था बेंजीन में, तो वो उनमें तो कोई फर्क होगा ही नहीं, उनकी एनर्जी तो बिल्कुल बराबर होगी। यस, और एक पॉइंट और लिखिए, जब भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर हैं और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, हाँ, वो सेम होंगे। तो इसको लिख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड पेयर। ये समझ में आया? लोन पेयर और पाई बॉन्ड पेयर, भाई वही है ना, इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके पेयर हैं, वही तो बॉन्ड बनाते थे। यस, तो वो या तो लोन पेयर होते थे या बॉन्ड बना लेते थे। अब ध्यान रखिएगा, सिग्मा वाले नहीं, सिग्मा वाले काउंट नहीं करने, आपको क्या काउंट करने? लोन पेयर और पाई बॉन्ड पेयर। तो जो 2 स्ट्रक्चर आपने बनाए हैं या जितने भी स्ट्रक्चर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड पेयर शुड बी सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसा ना हो कि आपके जो है वो इलेक्ट्रॉन गायब हो गए कुछ। हाँ, अब एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अब बेटा हेडिंग डालिएगा कंजुगेशन, ये टर्म खूब सुनाई देगा, कंजुगेशन। इसका मतलब जानते हैं? ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू लिंक टुगेदर। यस, टू लिंक टुगेदर। ओके, मिलना, बिल्कुल सही बात आपने कहा, मिलना। ठीक है, तो अब
केमिस्ट्री में इसे जब यूज किया जाता है तो ये आपकी पाई बॉन्ड की लिंकेज के बारे में होता है। ठीक है, यस। तो आप चाहें तो लिख लीजिए, जब भी एक कंजुगेशन टर्म आएगा तो इन केमिस्ट्री इट इज यूज्ड व्हेन पाई बॉन्ड्स लिंक्ड। अब यही चीज हमें समझनी, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड कैसे लिंक होंगे या इनका कंजुगेशन किसके साथ होगा, ठीक। तो पहला है हमारा पाई बॉन्ड कंजुगेशन। पाई बॉन्ड कंजुगेशन लिखते चलिए फटाफट, विद वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल, हाँ अभी समझाएंगे, पहले नोट कर लो। सेकंड लिखना, पाई बॉन्ड, पूरा डिटेल में पढ़ना ये सब चीजें। पाई बॉन्ड कंजुगेशन with odd electron। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद लोन पेयर। हाँ जी, इन सब के साथ देखेंगे कि और इन सब जगह रेजोनेंस होगा, ठीक है। फोर्थ लिखिएगा, पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड। और फिर नेक्स्ट लिखिएगा, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, और एक और लिख लीजिए यहीं पे, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये कम यूज में आता है बट बिल्कुल इसको देखेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा यहीं पे ना एक साथ में जरा पिक्चर भी, जिससे थोड़ा सा जब भी पढ़ें तो ध्यान रहे। तो मान लीजिए मेरे पास कार्बन है, इसमें मेरे पास मेरे पास पाई बॉन्ड है, और इसके आगे मैं आपसे कहूं सी, और वैकेंट ऑर्बिटल आपको पता है कि C+ के पास होता है। याद आया? कार्बोकेटाइन जब पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि भाई ये, तो कभी भी आपको ये सिचुएशन दिख जाए ना, हाँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके साथ वाला जो कार्बन है उस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कैटायन बन जाए वो, ठीक। तो आपके पास वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा। आगे बात करते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, और इसके एडजेसेंट कार्बन पे आपके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए, कार्बन फ्री रेडिकल। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर है आपका पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद लोन पेयर, सी डबल बॉन्ड सी, और ओ नहीं, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। यहां पर हमने ले लिया बेटा लोन पेयर, मतलब यहां पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। समझ में आ गया? तो कुछ सिमिलैरिटी सी नहीं लग रही है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पे भी है, उसके बगल वाले कार्बन को देखो, अगर वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर नेगेटिव चार्ज है, या लोन पेयर कह सकते हैं आप, या आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब जगह रेजोनेंस होगा। क्लियर? अब कैसे होगा वो अभी समझना आगे। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, कार्बन कार्बन, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके बाद एक सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, यानी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाए। जहां भी ये होगा वहां पे भी कंजुगेशन होगा। तो पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे, ऑल्टरनेट पोजीशन समझ रहे हैं, एक छोड़ के, एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के। ये हमने बेंजीन में देखा था, यही तो थी बेंजीन की कंडीशन, ठीक है। अच्छा जी, अब बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है? बैक बॉन्डिंग में मान लीजिए मेरे पास कोई दो एटम है, ए और बी, और इनके बीच सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ए के पास लोन पेयर है। कुछ समझ में आई? ए के पास लोन पेयर और बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल। अब जरा इसको समझो,
मैंने आपको क्या समझाया था? वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब खाली कमरा, और लोन पेयर आप जानते ही हो, ये आवारा लोग हैं, इनको घर चाहिए, ठिकाना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये इधर जाके शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट होने का मतलब इनके बीच एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये इस कंडीशन में भी रह सकते हैं और बोले एक घर हमारा और है तो हम वहां भी शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना है, नोट कीजिए, फिर आगे शुरुआत करते हैं फर्स्ट केस की। तो बेटा डिस्कस कर रहे हैं पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद वैकेंट ऑर्बिटल, राइट। अब सीधे एक एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे प्लस है, राइट। जरा मुझे ध्यान से बताइएगा कि मैं इनको जरा नंबर दे रहा हूं, ठीक है, आपके समझने के लिए। इसको कार्बन 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं, इसको 3 कह रहे हैं। हाँ, इसका वो पेरेंट चेन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, नेमिंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमने समझने के लिए आप ABCD नाम दे सकते थे, जिससे हमें समझ में आया कि हम किस कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बन नंबर 1 हमने कहा, इसका हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से बताइए मुझे। हाँ, सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो 1 वाले कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और कोई लोन पेयर नहीं। स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 3। sp2 है, वैसे भी डबल बॉन्ड है, दिख रहा है वहां पे, sp2 हो गया। अच्छा, sp2 जैसे ही आया आपने कहा सर इसके पास ना एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ये मैंने अनहाइब्रिड दिखाया, बाकी नहीं दिखा रहा हूं बेटा, बाकी की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, बिकॉज हमें वो 3 कार्बन जो है, एटलीस्ट 3 कार्बन, उसमें हमें अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हो गया, ये बात समझ में आई। अच्छा, सेकंड वाले कार्बन को देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो। ओके, मैंने यहां पे ये बना दिया। सेकंड वाले को देखो, यहां पर भी आपके पास कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी आपका sp2 हो गया। चलिए, यहां पर भी मैंने एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड दिखा दिया आपको। और थर्ड वाले की बात देखो, थर्ड क्या है? C+, और C+ आपके पास पता है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कहां कहां है जरा ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन है बेटा आपके पास ये, और एक्चुअल में आपका जो पाई बॉन्ड बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है। ये समझ में आया? थर्ड वाले कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर से एक बार बात कर रहे हैं, देखिए कार्बन के पास कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 3 कहां है? 3 कहां है? कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन कहां है? हाइब्रिड में, sp2 में, ठीक है। एक ने H के साथ, ओके ऐसे लिख लीजिए, sp2 में से एक आपका बना कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, एक आपका बना कार्बन H, एक आपका बना कार्बन H सिग्मा बॉन्ड। याद आया? ठीक है, ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड जो थे ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बन गए। अब एक कौन बचा? अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड में कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, उन्होंने शेयरिंग की तो उन्होंने क्या बनाया? पाई बॉन्ड। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये जो पाई बॉन्ड जिसे भी आप कहोगे वो हमेशा किससे बना होगा? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल से। कहानी समझ में आ रही है? अब सारी चीजें रिलेट होंगी, जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आ रहे हैं, बाकी सब चीजें पढ़ के आ रहे हैं, वो सब चीजें रिलेट होने लगी। समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो क्या होता है, जरा सी मैं इसको वापस पुरानी वाली स्टेज पे ला रहा हूं। ओके, ये हमारी सिचुएशन थी, और अब हमें पता है कि हमारे पास यहां पर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हैं, और इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा, इसको डॉट से दिखा देते हैं, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। इन दोनों से हमारा क्या बना हुआ था? बिल्कुल सही बात है, आपकी पाई बॉन्ड बना हुआ, ठीक है। अब इनकी नंबरिंग थी 1, 2 और 3,
और यही हम रूल बना देंगे आगे, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां मूव कर जाता है, ये यहां मूव कर जाता है। इसकी वजह से आपके पास सिचुएशन क्या होती है, देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज ऐसा बन जाता है। कुछ बात समझ में आई? ये आपका इलेक्ट्रॉन 1 से 3 पे चला गया बहुत इजीली। 1 कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसको? 3 नंबर कार्बन को। 2 वाला वैसे ही रहा, 2 वाला वैसे ही रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से 1 वाले कार्बन पे एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया 1 वाले पे, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या आ गया, अभी इसको आपको दिखा रहा हूं, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया 3 वाले पे, ये मान लीजिए। और C वाले पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि ये इसका अपना नहीं था, ये एक्स्ट्रा आया हुआ है, इसलिए मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज देता हूं। समझ में आ गया? अब ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, ये यहां पे पाई बॉन्ड बना देंगे। तो पाई बॉन्ड एक तरह से आपका क्या किया, मूव कर गया 1-2 पोजीशन से 2-3 पोजीशन के बीच में। ध्यान से समझना। अब रूल कैसे याद रखेंगे, हम आपसे कहेंगे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपको दिया गया है। रूल क्या है, 1 2 3। 1 क्या है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ओके, जिस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उसे 1 नाम। 2 बीच वाला कार्बन, 3 2 और 3 के बीच, जिनके बीच पाई बॉन्ड है। तो 1 2 3 में आपके पास पहले पे चार्ज और 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। अब होगा क्या, आपका जो पाई बॉन्ड है वो 2 3 से शिफ्ट होके 1 2 पे आ जाएगा। ध्यान से, आपका जो पाई बॉन्ड है उसको आप दिखाएंगे इस पे में, ऐसे यहां पे आ जाएगा, ठीक। और आपका पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, 3 पे। तो पॉजिटिव चार्ज 1 से 3 पे जाएगा और पाई बॉन्ड 2 3 से 1 2 के बीच में आएगा। बस ये याद रखना आपको, और अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपको कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। अब देखिए बेटा, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस है। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि क्या करना है, आपको नंबरिंग करनी है, 1 2 3, 2 3 वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देना है और इस तरह से इसको यहां पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा CH2 प्लस, यहां पे आया सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? ये दोनों हमारे हो गए RS। आप इसको RS1 कह सकते हैं और आप इसको RS2 कह सकते हैं। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। अब आपको बनाना है इसका RH, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। जरा ध्यान से, ठीक है। आपके पास जितने कार्बन हैं वो वैसे ही लिख दीजिए, और जो सिग्मा बॉन्ड है उनको भी लिख दीजिए। अब चेक कीजिए पाई बॉन्ड क्या दोनों में सेम है। तो अगर आप 1 और 2 के बीच में देखेंगे तो एक पाई बॉन्ड है और एक में नहीं है। इसका मतलब आपको इसे डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा। ये समझ में आया? मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखा रहा हूं, बुक में आपको ये सब सेम कलर से दिखेंगे। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ये समझ में आए। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट वाले को देखिए, 2 और 3 के बीच RS1 में आपके पास पाई बॉन्ड है, जबकि RS2 में पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहां पे भी आपको डॉटेड लाइन, ये पार्शियली है। क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब बात करेंगे चार्ज की। चार्ज देखिएगा, फर्स्ट वाले केस में 3 नंबर कार्बन की बात कर रहा हूं, 3 नंबर कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि सेकंड वाले पे RS2 पे 3 कार्बन पे चार्ज है। इसका मतलब यहां पे हमारे पास जो चार्ज होगा उसे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा प्लस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है।
बिल्कुल। और इसी तरह से दूसरे वाले कार्बन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, डेल्टा प्लस। कुछ समझ में आया? बिल्कुल। तो आज के बाद आपको कभी भी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाए, ए डबल बॉन्ड बी सी और सी के पास आपके वैकेंट ऑर्बिटल, तो आपके पास रेजोनेंस होगा, आंख बंद करके कह दे। ठीक है? तो ए डबल बॉन्ड बी साथ में सी वैकेंट ऑर्बिटल, तो रेजोनेंस होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, खाली कमरा है, लोग कहते हैं यहां भी रह सकते हैं, वहां भी रह सकते हैं, आपके पास 2 घर हैं, कभी आप एक घर में रह रहे हैं, कभी आप दूसरे घर पे रह रहे हैं, तो यही काम इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं। उनके पास 2-2 कमरे हैं, बोले यहां भी रह लो, वहां भी रह लो। ठीक। तो जितने ज्यादा लोगों को आप, जितने ज्यादा अपने रूम्स को आप इन्वॉल्व करेंगे, उतनी आपकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग में, वो उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो रेजोनेंस क्या करता है, आपकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। समझ में आया कुछ? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना और रेजोनेटिंग हाइब्रिड, बिल्कुल इसको नोट कीजिए। बेटा RS1 RS2 हमें दिया हुआ है जब हम बात करते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड की। ठीक है? तो हाइब्रिड का मतलब जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी हो। अब भाई दोनों प्रॉपर्टी मतलब कार्बन तो 3 है ही हमारे पास। ठीक है? अब प्रॉपर्टीज कैसे सिमिलर होंगी? तो अगर आप यहां पे देखो, यहां पे आपके पास कोई चार्ज नहीं है, यहां पे आपके पास प्लस चार्ज है, तो एवरेज चार्ज आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस जो भी मान लीजिए, इसको ई मान लो अगर, तो E/2 हो जाएगा। एक में है एक में नहीं है, एवरेज लोगे तो क्या आएगा, E/2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको क्या लिख देते हैं, हम इसको लिख देते हैं डेल्टा प्लस पार्शियल चार्ज। समझ में आया? अच्छा, फिर हमने आपको एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, ये तो दोनों पे है। देखो देखो, ये वाला बॉन्ड यहां भी है, ये यहां भी है, ऊपर वाला नहीं है। ये वाला बॉन्ड यहां भी है, ये यहां भी है। तो जो चीजें ऊपर नीचे है, पहले तो हमने वो लिख दी। अब जो चीज एक जगह है एक जगह नहीं है, उसका एवरेज कर लेंगे। तो एवरेज जब चार्ज का होगा तो हम उसे क्या लिखेंगे, डेल्टा प्लस। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां कोई चार्ज नहीं है, तो हम उसका एवरेज लेके लिखेंगे, तो हम डेल्टा प्लस लिख दे रहे हैं। बात समझ में आई? अब हमारे पास जो चीज बॉन्ड में हम उसको कैसे दिखाएंगे, एवरेज बॉन्ड लेके कैसे दिखाएंगे, तो बॉन्ड के लिए हमने आपको बताया था कि हम उसे डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। तो हम बॉन्ड को यहाँ पे इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, अगर बॉन्ड एक जगह है एक जगह नहीं है। दोनों जगह है तो सॉलिड लाइन रहेगी, या 3 है, जितने भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अभी आगे जो है एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें हमारे पास मोर देन 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है? तो वो भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल देख रहे हैं बेटा, हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है, कार्बोकैटायन है, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब इस पे आपको चेक करना है कि आपके पास कंजुगेशन है कि नहीं है, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज में। तो आप क्या कीजिए, 1 2 और 3, चेक इतना ही करना है आपको। 1 2 3, 2 और 3 के बीच पाई बॉन्ड, और 1 के बीच 1 पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? अगर ऐसा हो रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि 2 और 3 जिनको हमने नंबर दिया है, कार्बन कार्बन यहां डबल बॉन्ड है, उसके एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो आप जैसे याद करना चाहें, जो आपको इजी लगे। अब हमने क्या कहा था आपसे, 2 3 वाला जो पाई बॉन्ड है वो कहां शिफ्ट होगा, 1 2 पे, तो ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए ये वाले में कोई चेंज नहीं आया, फर्स्ट वाले में, बट यहां पर 3 पे कैसा चार्ज आ गया, 3 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। 3 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और 1 और 2 पे डबल बॉन्ड चला गया। कितनों को ये बात समझ में आई? ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 एंड 3। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आया? तो हम इसे कह सकते हैं RS1 और इसे कह सकते हैं RS2। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज ये बताइए कि क्या ये और आगे मूव कर सकता है? बिल्कुल, मैं अब डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं आपसे नंबरिंग के लिए। देखिए फिर से देखेंगे। अब आपने कहा सर, अब हमने इसको नया 1 कहा, पीछे नहीं आना है, जिधर मूव कर रहे हैं उसी साइड मूव करना है।
ठीक है, तो 1 2 3 ये फिर से वही बन गया। अब क्या होगा, अब आपका पाई बॉन्ड फिर से मूव कर जाएगा क्योंकि फिर से आपका कंजुगेशन है। बात समझ में आई? और अब क्या हो जाएगा, ये बनेगा इस तरह से कुछ। खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ गया, चेक करो। और पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, 3 पे। तो ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव चार्ज 1 से 3 पे मूव करता है और पाई बॉन्ड 2 3 पोजीशन से 1 2 के बीच में आ जाता है। कब? जब भी आपके पास पाई बॉन्ड का कंजुगेशन होगा वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। 1 2 3 नंबरिंग कैसे करनी है, ऐसा कहीं स्टैंडर्ड वे नहीं है कि आपको बुक में ऐसा मिलेगा, बट ये आपको सिंपल वे में याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। और ये जो हमारे पास आया, ये हमारा कहलाएगा RS3। RS3, ठीक है। अब अगर आप वापस आएंगे तो फिर से वही बनने लगेंगे, तो वो नहीं बनाने, एक बार जो बन गया बस वही रहेगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें से देखिए, इसमें आपको कोई इक्विवेलेंट दिख रहा है? इक्विवेलेंट समझ रहे हैं, मतलब आप उसको घुमा फिरा के ऊपर वाले की तरह बना दें, 180 डिग्री पे रोटेट कर दो। देखना जरा, समझना, इसको यहां पे बेटा घुमा दो 180 डिग्री, तो ये और ये बिल्कुल सेम बन जाएंगे। हाँ, नंबर देखो ना, 1 2 3, या नेमिंग कर लो, सेम नेमिंग आएगी, ठीक है। तो RS1 और RS3 क्या हो गए बेटा, ये आपके हो गए इक्विवेलेंट। लेकिन जो RS2 है वो इक्विवेलेंट नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? तो आप चाहें तो इसको लिख ले, अगर मैं नंबर दे दूं ना, हाँ यहाँ पे नंबर तो दे दिया, RS1 एंड RS3 आर इक्विवेलेंट बट RS2 इज नॉट, ठीक है। अब किसी भी कंपाउंड में जितने ज्यादा RS बनेंगे वो कंपाउंड उतना स्टेबल होगा। फिर से, किसी कंपाउंड में जितने ज्यादा RS बनेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमने 2 एग्जांपल देखे, एक पहला वाला देखा है कि ये वाला देखा। पहले वाले एग्जांपल में कितने RS बन रहे थे, 2। इसमें कितने बन रहे हैं, 3। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसमें, क्योंकि इसके पास 3 RS बन रहे हैं। समझ में आया? बिल्कुल, तो इसे नोट कीजिए। अच्छा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए अगर तो, हाँ, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, RH बना दीजिए। देखिए, RH में जो चीज कॉमन दिख रही है सबसे पहले तो उसको बना दें, तो ये चीज कॉमन दिख रही है 2V, ठीक। बाकी जो आपके डबल बॉन्ड हैं वो तो नाच रहे हैं इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी 1 2 के बीच में, कभी 2 3 के बीच में। ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल, तो अब आप क्या करोगे, एक डॉटेड चलोगे। यस, तो W के ऊपर W आप ऐसा कह सकते हो, बिल्कुल सही बात है। बनाने के लिए अच्छा हो गया, याद करने के लिए ना, क्योंकि डबल बॉन्ड देखिए सारे ऐसे ही आ रहे हैं, सब जगह आएंगे ना। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, नहीं है क्लियर? अच्छा, अब जरा बात करें चार्ज। चार्ज कहां पर है, डेल्टा प्लस कहां कहां पे लिखोगे? अच्छा, इसमें ना मैं अभी नंबरिंग जो है नई कर दे रहा हूं आपके लिए। यहां पर मैं इसे कह रहा हूं ABC, ये नंबरिंग है, ABCDE। 1 2 3 से कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने ABCDE कर दिया। तो चार्ज किसके पास है, सोचो, चार्ज किसके पास है? बी के पास है? किसी भी स्ट्रक्चर में बी के पास चार्ज है? नहीं है, तो बी पे कुछ नहीं लिखना, बी को खाली छोड़ देना है। डी पे भी कोई चार्ज नहीं लिखना है। ये समझ में आ रहा है? लेकिन ए पे एक जगह पे चार्ज है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो यहां पर आपका डेल्टा प्लस हो जाएगा, ठीक है। सी पे देखो, सी पे आपका डेल्टा प्लस हो जाएगा, और इसी तरह से ई पे भी आपका डेल्टा प्लस हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एक स्ट्रक्चर में चार्ज आ रहा है और बाकी में नहीं आ रहा, तो ये डेल्टा प्लस हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो हमने एक बात कही कि अगर आपके पास
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं और आपका पॉजिटिव चार्ज जो है, ये ध्यान रखना बेटा, पॉजिटिव चार्ज जैसे है यहाँ पे, तो वो सेम एटम पर डिस्पर्स हो रहा है, जैसे कार्बन से कार्बन पे ही जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा प्लस है, ये कार्बन से कार्बन पे ही गया, तो जितने ज्यादा आपके पास आरएस होंगे और सेम कार्बन पे चार्ज अगर आपका डिस्पर्स हो रहा होगा तो वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। पहले वाले केस में चार्ज कितने पे डिस्पर्स हो रहा था? 2 कार्बन पे। यहाँ पे कितने पे डिस्पर्स हो रहा है? 3 कार्बन पे। ये समझ में आया? ठीक है, या आप कह सकते हैं 3 स्ट्रक्चर पे डिस्पर्स हो रहा है। क्लियर? तो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर पे वो जाएगा चार्ज, उतना ज्यादा वो स्टेबल हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। यही तो हमने पढ़ा था, स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है? चार्ज डेंसिटी कम होना। तो जितने ज्यादा कार्बन पे बटेगा चार्ज, उतना ज्यादा वो स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? अब बेटा नेक्स्ट एग्जांपल में हमें जो सिचुएशन दी गई है उसमें हमारे पास सिंपली हमें चेक करना है कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। तो हम पॉजिटिव चार्ज को 1 और जहां पे हमारा पाई बॉन्ड है उसको 2 3 इस तरह से नंबर दे दिए। आपको दिख रहा है 1 2 3 पे पाई बॉन्ड और उनके एडजेसेंट एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब रेजोनेंस होगा, ये कंफर्म हो गया। क्लैरिटी के लिए मैं आगे भी नंबर लिख दे रहा हूँ 4 और 5, ठीक है, जिससे हमें ये पता रहे कि हमारा कार्बन कहाँ कौन सा है, जिस किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आपको पता है कि ये यहां से इधर मूव करेगा पाई बॉन्ड, और आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो 1 से 3 पे आएगा। ये 1 2 3 रूल हमने बनाया था। तो अब अगर हम देखेंगे तो हमारा जो आरएस बनेगा, ओके, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, ओके, आरएस कैसे बन जाएगा बेटा? यहां पर नंबरिंग सेम रख रहे हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर? 1 और 2 के बीच पाई बॉन्ड आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? क्या आगे जा सकता है? क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? कहीं और पाई बॉन्ड दिख रहा है? जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पाई बॉन्ड थे तो वो आगे बढ़ गया था। यहां तो कुछ है नहीं, पीछे जाना अलाउड नहीं है, क्लॉकवाइज चले तो क्लॉकवाइज ही चलना है ना? बात समझ में आई? चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2 आरएस बने, RS1 और RS2। कुछ बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस आरएस का 2 आरएस आपके पास हैं, इनका आप आरएच बना दीजिए, हाइब्रिड, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हाइब्रिड बना दीजिए। क्या बात हो गई आज, क्यों नहीं बन रहे? नहीं 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 नहीं, बेंजीन की तरह कैसे हो जाएगी? देखो देखो देखो, ये कॉमन चीज है, ये जो रिंग है ये कॉमन है दोनों में। अच्छा, अब जरा देखो कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये कहां कहां है? ये 1 2 और 3 के बीच में ही तो है। तो भाई यहां पर ऐसे ही तो बनेगा, पूरी रिंग में थोड़ी आ जाएगा। अच्छा, चार्ज कहां पर है? चार्ज कहां पर है? कौन से नंबर के कार्बन पे चार्ज है? RS1 में 1 पे है और RS2 में 1 पे नहीं है, यानी 1 नंबर जहां लिखा वहां मैं डेल प्लस लिख दूं। अब मैं 1 2 नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद थर्ड वाली पोजीशन पर है भी और नहीं भी है, तो यहां पे डेल्टा प्लस यहां पे भी आ गया। इसके अलावा 2 4 और 5 पोजीशन वाले कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो वहां हमें कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं। तो ये बना मेरा RH। बात समझ में आई? RH कैसे बना, समझ में आया? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपको आने चाहिए और RH भी आपको आने चाहिए। क्लियर? चलिए, ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, अब की चलिए ऐसा करते हैं, एक 6 कार्बन रिंग लेते हैं, इस पे हम 2 पाई बॉन्ड लगाते हैं और एक यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? और आपको चेक करना है कि क्या रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो कौन सा
1 2 3 नंबर आप देंगे, किस वे में शुरू करेंगे? चलिए नंबरिंग यहाँ पे कार्बन की कर दें, 1 2 3 4 5 6। तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है कितने बनेंगे, और आरएच बताना है कैसा बनेगा। अब बेटा जो हमने रूल बनाया 1 2 3, उससे अगर हम चेक करें तो 1 पे पॉजिटिव चार्ज है और 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड है, तो आप कहेंगे सर ये हमारा जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा 1 2 पे और पॉजिटिव चार्ज हमारा 3 पे मूव कर जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा आरएस बनेगा, उस आरएस में ओके, ये हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो गया, वो रोटेट हो गया, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, नंबर मेरा 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है। ओके, तो 3 पे आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है। 4 5 वाले में कोई चेंज नहीं आया, ये बना। चलिए अगला हाइब्रिड अब किसके बीच होगा, और चलेगा नहीं चलेगा, चार्ज आगे मूव करेगा नहीं करेगा? देखो 1 2 3, क्लियर है? तो अब पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा, फिर से बना लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। हाँ जी, ये वाला 1 2 के बीच में ऐसे ही रहेगा। चलिए ये इधर शिफ्ट करेगा, तो पाई बॉन्ड यहां पे आया और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। कितनों को ये बात समझ में आई, क्लियर हो गया? क्या आगे और मूव कर सकता है? नंबरिंग करके देख लो भाई, 1 2 3 नहीं है, आगे मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि 2 3 पे पाई बॉन्ड नहीं है। फाइन, तो आपके पास कितने बने, 3 RS बने, RS1 RS2 एंड RS3। कुछ बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगर ये आपके बन गए तो अब आपको हाइब्रिड बनाना है। हाइब्रिड बनाने के लिए हमने पहले तो रिंग बना लिया। इस रिंग पे सबसे पहले चार्ज देखिए, चार्ज कहां पे आएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे चेक कीजिए, आपने बना लिया तो चार्ज कहां पे आएगा? चार्ज है 1 3 और 5 पे। 2 पे कहां आ रहा है? 1 3 और 5 पे बेटा। भाई ये आपकी 1 पोजीशन पे है, फिर 3 पोजीशन पे है, फिर 5। हाँ, RS 1 2 3 ठीक है, RS 1 2 3 पे है चार्ज। ओके, यहां पर अगर मैं इसको 1 कह दे रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी जो नंबरिंग थी वो है। ओके, अब हम बात करें चार्ज की। चार्ज कहां पे दिखाएंगे? 1 पे दिखाएंगे डेल्टा प्लस, 3 पे दिखाएंगे डेल्टा प्लस, और 5 पे दिखाएंगे डेल्टा प्लस। क्या ये आया? ओके, और ये जो डबल बॉन्ड है ये किसके बीच मूव कर रहा है, कहां कहां किया? 1 2 पे है, बहुत अच्छा, 1 2 पे आपने दिखा दिया। 2 3 पे है क्या? 2 3 पे भी है भाई, 2 3 पे भी दिखा दिया, ठीक है। 3 4 पे, 3 4 पे भी दिखा दिया। 4 5 पे, 4 5 पे भी दिखा दिया। 5 6 पे है क्या? और 6 1 पे भी नहीं है। तो ये बन गया मेरा RH। ये नहीं कि पूरे को जो है सर पूरे उसमें घुमा दिया हमने, ठीक है ना, ऐसे मत बना देना, बोले सर बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन नहीं है वो। क्लियर है? तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मेरे पाई बॉन्ड कहां कहां मूव कर रहे हैं और जो चार्ज है वो कैसे मूव कर रहा है। इसकी प्रैक्टिस हो गई तो आगे फिर इजी। अब बेटा एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारे पास है बेंजाइल कार्बोकैटायन। बेंजाइल कार्बोकैटायन, इसमें आपको एक बेंजीन की रिंग दिख रही है, ठीक, और एक आपके पास CH2 प्लस लगा हुआ दिख रहा है। हाँ, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या रेजोनेंस होगा। अगर रेजोनेंस होगा तो उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, और अगर वो बन रहे हैं तो फिर इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा। तो आज की प्रैक्टिस हमारी यही चल रही है, एक बार कोशिश कीजिए, फिर से डिस्कस करते हैं। अब बेटा
अगर हम इसको देखें तो अभी मैं इसका नाम हटा दे रहा हूं जिससे हमें आगे मुश्किल ना आए। ओके, देखिएगा, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो इसको इस वे में, हाँ, एक बोथ साइड एरो या बोथ साइड पॉइंटर से आप दिखाएंगे इसे, ठीक है। अच्छा, अब जरा समझते हैं, ये जो नंबरिंग करें पहले, 1 2 3, रूल 1 2 3 फॉलो हो रहा है। 1 पे चार्ज है, 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड यहां से इधर मूव करेगा, चार्ज कहां पे आ जाएगा, 3 पे। तो चार्ज आपका आया 3 नंबर यहाँ पे, और ये आपके पास आ गया CH2, और यहां पर आपका डबल बॉन्ड मूव कर गया। ये समझ में आया? बाकी बॉन्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये ऐसे के ऐसे रहे। फाइन। अब क्या होगा, फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाँ जी, अब कहां जाएगा और आगे बढ़ेगा। इसको नंबर दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3। आप चाहें तो आगे का नंबर भी दे सकते हैं, बट हमारा रूल था 1 2 3। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपने कहा सर ये वाला पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, ठीक है। ओके, यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड था, ये आपके पास पाई बॉन्ड शिफ्ट होके आया, और आपका चार्ज जो है वो इधर मूव कर गया, ये एज इट इज रहा। कुछ बात समझ में आई? क्या ये आगे और मूव कर सकता है? चेक कर लेते हैं। 1 2 3, हाँ जी बिल्कुल आगे मूव करेगा। तो और आगे इसे मूव कराते हैं। कहाँ शिफ्ट हो गया? 1 2 3। ओके, नंबरिंग हमारी थी 1 2 3 पे। क्लियर? अब देखिए क्या बनेगा। एक और यहाँ पे हम कॉपी कर लें, बिल्कुल। अब हमारे पास बनेगा, ये डबल बॉन्ड हमारे पास पहले से था, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 1 2 3 में चेंज होगा, तो 1 2 3 में जब चेंज होगा तो चेंज कैसे होगा, ये आपका इधर आएगा। बात समझ में आई? ओके, यहाँ पे ये आया, और 3 वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ CH2 लिख दिया। कितने बने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? क्या ये आगे और मूव कर सकता है? सोचो सोचो सोचो, अभी रुक मत जाना। 1 2 और 3 यहां पे भी है, ठीक है। तो ये और आगे मूव कर सकता है, जरा देखें कैसे मूव करेगा। यही यही तो चेक करना है, यही तो चेक करना है। ओके, अब देखिए 1 2 3 रेजोनेंस तो हो रहा है, ये वाला इधर मूव करेगा पाई बॉन्ड। चलो देख लेते हैं। 1 2 3, यहां पे आ गया CH2 प्लस चार्ज। अब ये देखना, चलो मैं नंबरिंग दे दूं, ये A था, ये B था, ये C, ये D, और ये E। ये चेक करो क्या A और E सेम है? A और E क्या सेम है? बस इतना बता दो। इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेम की बात कर रहा हूं। बिल्कुल एक से है क्या? एक के ऊपर एक रख दो। नहीं है। नंबरिंग देखो, 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड आ रहा है ना? यस, ये अलग हो गए बेटा, अलग है ना? तो आपके पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? RS स्ट्रक्चर आपके 5 हो गए। ये गड़बड़ होती है, आप वो 4th वाले पे जाके रुक जाते हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर ये बिल्कुल ऐसा ही बन गया होता, अगर डी जो है, ई जो है वो एक ही तरह बन गया होता, तो आप कहते हैं 4 है। लेकिन ई एग्जैक्टली एक ही तरह नहीं बना, उसमें जो है आपके स्विच हो चुके थे बेटा, आपके जो बॉन्ड्स थे वो स्विच हो चुके थे, ठीक है। यस, तो अब क्या आएगा? अब RH बनाएंगे। RH कैसे बनेगा भाई? RH के लिए हमने पहले से अपना स्ट्रक्चर रखा हुआ था, ये कॉमन स्ट्रक्चर है, और यहां पे CH2 भी सब में है। अब बात आई चार्ज की, चार्ज कहां कहां जा रहा है, ठीक है। तो चार्ज आपने कहा डेल्टा प्लस, क्या यहां पर है? CH2 पर है। ओके, फिर कहां पर था? ओके, डेल प्लस और डेल प्लस ऑल्टरनेट पोजीशन पे जंप करता है। वैसे भी 1 से 3 पे जा रहा है ना, 1 से 3, 3 से 5, ऑल्टरनेट पोजीशन पे जंप कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, अभी कहानी खत्म थोड़ी हुई, अभी वो डबल बॉन्ड भी तो देखना है। तो डबल बॉन्ड जरा देखो कहां कहां है। हाँ,
देखो ना, यहां पर नहीं है, है नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, तो आप कह सकते हो 3/5, 5 में से 3 स्ट्रक्चर पे है। ओके, तो इसको आप दिखाएंगे डॉटेड। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, नेक्स्ट वाले पे देखो। नेक्स्ट वाला मतलब इसके बीच में, यहां पे इस पोजीशन पे देखना। बिल्कुल, यहां पे आपको ए केस में दिख रहा है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, और कहीं नहीं है, एक ही जगह है। ओके, एक ही जगह है ना। चलो जी, तो एक ही जगह हो, 2 जगह हो, 3 जगह हो, क्या फर्क पड़ना है, डॉट तो आ रहा है। ठीक। अच्छा, यहां पे भी दिख रहा है भी नहीं भी, है भी नहीं भी, है भी नहीं भी, है भी नहीं भी, और है भी नहीं भी। कुछ बात समझ में आई? ये आपका बन गया रेजोनेंट हाइब्रिड। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें आपके पास सी डबल बॉन्ड सी है, लेकिन साइड में आपके डी लगा हुआ है, बोरॉन। ठीक। अब आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, वैसे ये पहले भी बात हुई है, कि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। सो बोरॉन हैज वैकेंट ऑर्बिटल। कुछ बात समझ में आई? तो ये नहीं कि खाली कार्बन प्लस को देखना था, हमें तो वैकेंट ऑर्बिटल देखना था ना। तो यहां पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और बाकी दोनों सी जो हैं वो sp2 दिख रहे हैं आपको। तो sp2 मतलब इनके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल। तो 3 कार्बन या 3 एटम ऐसे हो गए जिनके पास p ऑर्बिटल, कैसा, अनहाइब्रिड। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? तो अब क्या होगा, क्या होगा? तरीका वही है बेटा, यहां भी रेजोनेंस होगा, 1 2 एंड 3। अब चार्ज को न देके जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसको नंबर 1 देंगे और 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी रेजोनेंस होगा। ये दिखाई नहीं देता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो आपको रट गया। यस, तो अब क्या होगा जरा देखें। सिमिलर वे में बस ये यहां से इधर मूव करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पे मैं इसका हाइब्रिड बना रहा हूं। ओ सॉरी, हाइब्रिड नहीं, पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2। यहां से इलेक्ट्रॉन गया CH, इधर मेरे पास आया BH2, और यहां पर मेरा पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब जरा समझना, B के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो B पे कैसा चार्ज, माइनस। और C से एक इलेक्ट्रॉन गया तो C के पास कैसा चार्ज, प्लस। तो आपके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। यहां पर भी आपका पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हुआ, लेकिन क्योंकि आपके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं था, वहां खाली वैकेंट ऑर्बिटल था, तो जहां इलेक्ट्रॉन गए वहां पे नेगेटिव चार्ज गया। और जहां से इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन किस कार्बन से गए, 3 नंबर कार्बन से, तो 3 नंबर कार्बन के पास कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। जरा इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन 2 नंबर कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन 3 नंबर कार्बन का था। ये बॉन्ड जब शिफ्ट हुआ तो 2 नंबर वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो वही रहा ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो 2 का ही था, अभी भी 2 का है, बस उसने साइड बदल ली। लेकिन 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 ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका यहां पर मूव कर गया, किसके पास चला गया, कार्बन से गया और बोरॉन के पास गया। तो बोरॉन पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया। और कार्बन से एक चला गया, इसलिए इसके पास कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। बात समझ में आई? तो ये आपका RS1 और ये आपका RS2। ठीक है, RH बनाइए, इसका RH बनाइए। जो चीज सब में कॉमन उसे वैसे ही लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, CH2 दोनों में है, सिंगल बॉन्ड भी है, CH भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, और BH2 भी है। ये तो सब में कॉमन आया। अब जो कहीं है कहीं नहीं है उसको बना लेंगे, तो डबल बॉन्ड, यहां पे डॉटेड, यहां पे डॉटेड। ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब जरा देखो चार्ज, यहां तो कार्बन न्यूट्रल था RS1 में,
और यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज का एवरेज करेंगे तो यहाँ पे पार्शियल लिख दो, डेल्टा प्लस। बात समझ में आई? हाँ, हाफ हो रहा है, 1/3 हो रहा है, 1/5 हो रहा है, उससे हमें अभी इंटरेस्ट नहीं है, बस हम डेल्टा प्लस लिख देंगे। ठीक है, दूसरे वाले में बी जो है यहां पर न्यूट्रल था और यहां पर नेगेटिव आ गया, तो यहां पर डेल्टा माइनस आ गया। कुछ बात समझ में आई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये बन गया तो फिर तो सारी चीजें आपको समझ में आने लग गई। अब ये बेटा हमारे पास अगले एग्जाम्पल में नंबरिंग करेंगे 1 2 3। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो भाई रेजोनेंस होगा, ये हमें दिख रहा है। रेजोनेंस होगा तो कैसे मूवमेंट होगा, पाई बॉन्ड कहां से कहां जाएगा, तो 2 3 से पाई बॉन्ड 1 2 के बीच में जाएगा। फाइन, तो बिल्कुल अब आप देखेंगे ये आपका जो अगला वाला बनेगा उसमें आपके पास इधर आपका पाई बॉन्ड आ गया और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अच्छा जी, क्या ये आगे बढ़ेगा? 1, देखिए अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो फिर आपको मूव ऐसे ही करना पड़ेगा, तो 1 2 3, रिवर्स मत जाइएगा नहीं तो वही बन जाएगा। ठीक है, हाँ अब क्या होगा भाई, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखें जरा क्या बन रहा है, नहीं बन रहा, या सेम बन जाएगा, ये चेक करेंगे। ओके, ये हमने बनाया, कहां पे मूव किया? 2 3 से 1 2 पे मूव करेगा। ओके, ये बन जाएगा। और चार्ज कहां आएगा? कुछ बात समझ में आई? क्या ये सेम है या डिफरेंट है? अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, देख लेते हैं, देख लेते हैं, चेक कर लो, चेक कर लो। इसके बाद बनाओगे तो क्या होगा भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। पक्का? अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने तो रिवर्स कर दिया। देखिए यही गड़बड़ होती है इसमें। हम कैसे चल रहे थे? क्लॉकवाइज चल रहे थे, तो हमें क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। तो हम कहेंगे 1 2 3, तो अब ये इधर आएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या बनेगा, नेक्स्ट जो बनेगा, मैं रेड से जानबूझ के आपको दिखा रहा हूं, ये ऐसा बन जाएगा बेटा, ये फर्स्ट वाले की तरह। तो इसको काउंट नहीं करेंगे आप। ठीक है, बिकॉज ये, हाँ जी, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा डिफरेंस समझिएगा आइडेंटिकल और इक्वलेंट में। आइडेंटिकल मतलब सेम होना, इक्वलेंट मतलब हाँ उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी बट वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं हुआ। ठीक है, तो कितने बने? 3। अब अगर आप आर एच बनाएंगे तो क्या होगा, आर एच बनाएंगे तो क्या होगा? ओके, यहाँ पे इस तरह से आपके पास डॉट आएगा और डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस। कुछ बात समझ में आई? सारे कार्बन पे चार्ज आ रहा है जैसा बेंजीन रिंग में भी आता था। तो ये क्या हो गया, इसको सिंपली आप दिखाते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं बेटा। ट्राइंगल के पीछे एक गोला बनाया और उस पर प्लस लिख दिया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है C3H3+। ठीक है, जितने कार्बन हैं उतने H हैं इस पे, और ये आपका होता है साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस, पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। कुछ बात समझ में आई? इसमें क्या है, रिंग के सभी एटम पर रेजोनेंस, या सभी एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सारे के सारे एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऊपर हमने
ऐसे केसेस देखे थे कि कुछ बीच में जगह छूट जा रही थी, सारे के सारे कार्बन एटम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, कई बार कार्बन एटम पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं जा रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी जा रहा है और हर जगह पाई बॉन्ड भी आ रहा है, तो इसे आप कहते हैं साइक्लिक रेजोनेंस। ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पर एक टर्म यूज होता है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना होता है, जब भी इस तरह का साइक्लिक रेजोनेंस है तो जितने भी आपके पाई बॉन्ड है, तो एक ही पाई बॉन्ड घूम रहा है, ये ध्यान रखना, एक पाई बॉन्ड घूम रहा है। ठीक है, तो आपके उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। अगर दो पाई बॉन्ड घूमेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी हम एक पाई बॉन्ड मूव कर रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक और तरीका है, एक फॉर्मूला भी लिख लीजिए, फॉर्मूला फॉर पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन माइनस चार्ज। याद रखना इसको। जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया C3H3+, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, माइनस चार्ज है +1, तो आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका साइक्लिक रेजोनेंस भी हो गया। एक आपका होमवर्क रहा, यहां पे आपको, ओहो ये क्या बन गया, एक मिनट, ओके, ये दिया हुआ है और यहां पे मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आपको बताना है कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और इसका हाइब्रिड कैसा होगा, साथ में ये भी बताना है कि पाई इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो कितने होंगे, क्या साइक्लिक रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है जी, तो चलिए फिर आज की क्लास यहां पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब आपका एक बेस बन चुका है, इसी को आगे आपको अप्लाई करते चलना है। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।